हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपकी चल रही होगी उत्तराखंड एलटी 2024 की। इसमें दोस्तों हमारी सीरीज़ आपकी ज़रूर मदद कर रही होगी। उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम क्रैकर में दोस्तों आज हम आपके लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों लेकर आए हैं। यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए एकेडमिक एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों लेकर आए हैं। एक तरह का दोस्तों आपको संपूर्ण निचोड़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखना और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना, क्योंकि रिवीजन के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे मॉक टेस्ट चाहते हैं, हमारी क्लासेस के नोट्स चाहते हैं, तो तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। लिंक अबाउट सेक्शन में दिया गया है, वहाँ पर आपको हमारी क्लासेस की लगातार अपडेट्स भी देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में दोस्तों जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों बुद्धि परीक्षण। पहला बुद्धि परीक्षण दोस्तों कब आया? पहला इंटेलिजेंस टेस्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो देखिए पहला बुद्धि परीक्षण दोस्तों 1905 में फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन, इनके द्वारा दोस्तों डेवलप किया गया था। इसे बिने साइमन परीक्षण के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और इस परीक्षण का दोस्तों उद्देश्य उन बच्चों की पहचान करना था जिन्हें स्कूल में विशेष सहायता की दोस्तों आवश्यकता होगी। तो इसमें दोस्तों 1905 आप ध्यान में रखेंगे इस डेट को। 1905 को दोस्तों पहला बुद्धि परीक्षण फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन के द्वारा दोस्तों विकसित किया गया था। इसको बिने साइमन परीक्षण के नाम से जाना जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो उन बच्चों की पहचान करना जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता हो। इसके बाद बात करेंगे बुद्धि परीक्षण में बुद्धि लब्धि का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा दोस्तों किया गया? तो बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों जर्मन मनोवैज्ञानिक थे विलियम स्टर्न, इनके द्वारा दोस्तों 1912 में किया गया और इन्होंने ही इस अवधारणा को विकसित किया। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इसको कहा है। और इस अवधारणा को बाद में दोस्तों जो लुईस टर्मेन थे इन्होंने दोस्तों लोकप्रिय बनाया। इन्होंने स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल को दोस्तों विकसित किया। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस क्वोशिएंट उसका प्रयोग सबसे पहले 1912 में विलियम स्टर्न के द्वारा दोस्तों किया गया। हालांकि इसको लोकप्रिय बनाने का काम लुईस टर्मेन ने किया। इन्होंने एक टेस्ट जिसका नाम है स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट, इसको दोस्तों इन्होंने डेवलप किया। अब बात करेंगे बुद्धि लब्धि परीक्षण का विकास टर्मेन के द्वारा कब किया गया? तो देखिए बुद्धि परीक्षण का विकास लुईस टर्मेन के द्वारा दोस्तों 1916 में दोस्तों किया गया। इनके द्वारा पहली बार बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु की जगह यानी कि मेंटल एज की जगह दोस्तों आईक्यू का प्रयोग किया गया। तो ये दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो लुईस टर्मेन का दोस्तों जो टेस्ट था उसका नाम था स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट, इस नाम से दोस्तों इसको जाना गया। तो इन्होंने जो अल्फ्रेड बिने हैं और जो साइमन था इसके मूल परीक्षण में दोस्तों संशोधित किया, उसको थोड़ा सा विस्तार किया और उसका नाम स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट दोस्तों रखा। और इस संशोधित परीक्षण ने आईक्यू की दोस्तों गणना के लिए एक मानक विधि का भी स्थापना की। तो इन्होंने दोस्तों जो आईक्यू का फॉर्मूला ये बनाया था मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो यहाँ पर दोस्तों पहली बार जो बुद्धि परीक्षण है उसमें आईक्यू का प्रयोग होने लगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखेंगे दोस्तों सावित्रीबाई फुले ने सर्वप्रथम महिलाओं के लिए विद्यालय कब खोला था? When did सावित्रीबाई फुले फर्स्ट ओपन द स्कूल फॉर वुमेन? तो देखिए सावित्रीबाई फुले इनको देश की पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव दोस्तों प्राप्त है। इन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के संग मिलकर 1848 में पुणे में महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय दोस्तों खोला था। कुल मिला के 9 बच्चे थे, 9 बच्चे जो कि अलग अलग कास्ट से दोस्तों आते थे, उनको इन्होंने एकजुट किया और उस समय पर ये महिलाओं के लिए पहला विद्यालय दोस्तों इन्होंने खोला था। उस समय पर जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल अगेंस्ट थी, महिलाओं को बिल्कुल भी स्कूल जाने का अधिकार नहीं था। आज के ज़माने में जो महिला जो शिक्षा ले रही है, यहाँ पर महिला की शिक्षा में उत्थान की बात की जा रही है, उसके लिए पूरा जो श्रेय है वो सावित्रीबाई फुले को दोस्तों जाता है। यह भारत में महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था। अगला देखेंगे योगा एंड फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत को भी बेसिकली फिट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत दोस्तों 29 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों की गई। और इस पहल का उद्देश्य क्या है दोस्तों कि शारीरिक गतिविधियों और खेलों के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रखना, उनको फिट रहने के लिए प्रेरित करना है। सो फिट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ऑन 29 अगस्त 2019। और इसका मेन एम क्या है?
मोटिवेट करना है पीपल को टू स्टे हेल्दी एंड फिट थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स। अगला देखेंगे दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण। इसको किसने इन्वेंट किया? बहुत बार दोस्तों प्रश्न आता है माइक्रो टीचिंग का आविष्कार दोस्तों किसने किया? तो सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार दोस्तों डी वाइट एलन के द्वारा दोस्तों किया गया था, उनकी टीम के द्वारा किया गया था 1960 में, और ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में दोस्तों किया गया था। सूक्ष्म शिक्षण एक तरह की दोस्तों एक ट्रेनिंग टेक्निक है जिसका उद्देश्य क्या होता है कि शिक्षकों को एक विशेष शिक्षण कौशल में प्रभावी ढंग से सिखाना है। यानी बेसिकली क्या है कि जो टीचिंग स्किल्स हैं वो टीचर को सिखानी है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। एक आधुनिक दोस्तों शिक्षण प्रणाली है। इस विधि के तहत में क्या होता है, शिक्षकों को छोटे केंद्रित शिक्षण सत्रों में प्रदर्शन करने का दोस्तों एक अवसर मिल जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको कक्षा में जाने से पूर्व का दोस्तों आपको एक शिक्षण करने का आपको एक मौका मिल जाता है, ठीक है, जिससे कि आप कई सारी स्किल्स सीख पाते हैं और उसमें समीक्षा भी उसकी कर सकते हैं और अपने शिक्षण कौशल में आप सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि आपको प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है जिसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, बाद में उसकी समीक्षा की जाती है ताकि आप अपने शिक्षण कौशल में सुधार कर सकें। तो आज के समय पे जो सूक्ष्म शिक्षण है इसका उपयोग शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यापक रूप से दोस्तों किया जा रहा है। तो बेसिकली टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए दोस्तों माइक्रो टीचिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड इट इज वाइडली यूज इन टुडेज सिनेरियो। ओके, अगला देखेंगे ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसका दोस्तों इन्वेंशन कब हुआ? तो देखिए इसका इन्वेंशन हुआ था 1960 के दशक में। ये बेसिकली क्या है कि अगर आपने शिक्षा सामग्री को दोस्तों प्रस्तुत करना है या कोई प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन देना है तो उसको प्रस्तुत करने के लिए यानी कि उसको प्रेजेंट करने के लिए दोस्तों इसको डिज़ाइन किया गया था। इसकी मदद से दोस्तों आप जो छोटी पाठ्य सामग्री है उसको बड़ी स्क्रीन पर आसानी से दिखा सकते हैं। तो बेसिकली आपका क्या है दोस्तों, ये एक शिक्षण सहायक सामग्री है। ये शिक्षण की एक प्रोजेक्टेड सामग्री है या बेसिकली आप इसको वीडियो एड्स भी दोस्तों आप कह सकते हैं, ठीक है। ये दृश्य सामग्री दोस्तों है, ठीक है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर, आप इसकी मदद से दोस्तों जो छोटा मटेरियल है पाठ्य सामग्री उसको बड़ी स्क्रीन पर दोस्तों आसानी से प्रोजेक्ट करके दिखा सकते हैं ताकि उसको समझने के लिए आसानी रहे। अगला बात करेंगे दोस्तों जी-सेट 3 जिसको कि दोस्तों एजुसेट के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। एजुसेट बेसिकली इसरो के द्वारा दोस्तों इसको सितंबर 2004 में स्थापित किया गया था और ये एक तरह का कृत्रिम उपग्रह है। इसका दोस्तों मेन मोटिव क्या है? बेसिकली शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था। तो भारत का पहला शिक्षा का दोस्तों उपग्रह है ये, और इससे दोस्तों क्या है कि जो डिस्टेंस लर्निंग है, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है, इसको प्रभावी ढंग से चलाने में मदद मिल रही है। दूर दराज जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए भी शिक्षा सुलभ हो पा रही है। तो बेसिकली क्या है कि कई जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको शिक्षा प्रदान करना मुश्किल होता था, उनको शहर आना पड़ता था, लेकिन अब जो जी-सेट है या एडुसेट है इसकी मदद से जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है वो दुरुस्त हुई है। तो इसको सितंबर 2004 में इसी उद्देश्य से दोस्तों लॉन्च किया गया था, भारत का पहला शिक्षा उपग्रह जिसको कि जी-सेट 3 इसके अलावा एडुसेट के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। इसरो के द्वारा दोस्तों इसको डेवलप किया गया था, सितंबर 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों इन सभी फैक्ट्स को। अगला देखेंगे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक्स। ओके, अब ये क्या है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज? ऑनलाइन कोर्सेज जैसे आपसे नाम को ही पता चल रहा है दोस्तों, ये आपका एक तरह का मुफ्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उनके छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। यानी कि आप कहीं दूर अगर भी बैठे हैं तो फिर दोस्तों आप MOOCs की मदद से दोस्तों आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा, कर्मचारी विकास के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम दोस्तों प्रदान करता है। यानी कि आपको फ्री में दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन मिल जाती है। तो इट प्रोवाइड्स फ्री ऑनलाइन कोर्सेज फॉर हायर एजुकेशन, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। इसके अलावा दोस्तों मोक्स की दोस्तों थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में लोग इंटरनेट के द्वारा दोस्तों शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और दुनिया में उच्च शिक्षा के भविष्य के लिए दोस्तों मोक्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, ठीक है। मोक्स विशेषतर दोस्तों जैसे स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल
ऐसे क्षेत्र के जो छात्र हैं उनके लिए भी दोस्तों एक तरह का विकल्प क्योंकि बन गया है, क्योंकि जो कि सीधे सीधे यूनिवर्सिटी में जाके शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, तो उनके लिए MOOCS काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आपने देखा होगा स्वयं आता है, तो वो भी दोस्तों आपका क्या है, एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, जिसकी मदद से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, हायर एजुकेशन को घर बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा आप शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो दीज आर द प्रोग्राम्स, ठीक है, जो कि आप घर बैठे दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो ये क्या है, आपके मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं। अगला देखेंगे दोस्तों, इसके अलावा थोड़ा सा MOCS के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मूल रूप से दोस्तों इसको प्रिंस एडवर्ड आइलैंड विश्वविद्यालय के दोस्तों डेव कार्मियर, इनके द्वारा 2008 में दोस्तों इस शब्द को बोला गया, गढ़ा गया, आप कह सकते हैं MOOCS। ये डेव कार्मियर हैं, इनके द्वारा दोस्तों 2008 में इसको गढ़ा गया था। इन्होंने अथाबास्का विश्वविद्यालय के दोस्तों जो जॉर्ज सीमेंस एंड कनाडा के नेशनल रिसर्च काउंसिलिंग कनाडा के जो स्टीफन डाउन्स है, इनके द्वारा पढ़ाए गए एक बड़े ऑनलाइन वर्ग के लिए इसको गढ़ा था। तो बेसिकली जो MOOCS है वो डेविड कार्मियर हैं, इनके द्वारा ये शब्द गढ़ा गया था 2008 में, और ये थे प्रिंस एडवर्ड आइलैंड विश्वविद्यालय के। ठीक है, तो इतना आप दोस्तों थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों आप ज्ञान दर्शन की। ज्ञान दर्शन दोस्तों क्या है? ज्ञान दर्शन दोस्तों क्या है? इट इज लॉन्च जॉइंटली बाय MHRD। इसके अलावा सूचना और प्रसारण, प्रसार भारती और इग्नू, इन के द्वारा दोस्तों संयुक्त रूप से 26 जनवरी 2000 को भारत के दोस्तों एक्सक्लूसिव शैक्षिक टेलीविजन चैनल के रूप में दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया। तो बेसिकली ज्ञान दर्शन क्या है दोस्तों? एक तरह का शिक्षा चैनल है, शैक्षिक टेलीविजन चैनल है, इंडियाज एजुकेशनल एक्सक्लूसिव एजुकेशनल टेलीविजन चैनल है। ठीक है, तो इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? बेसिकली इसको ज्वाइंट रूप से चलाया जा रहा है MHRD, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, प्रसार भारती और इग्नू के द्वारा, और 26 जनवरी 2000 को इसको लॉन्च किया गया। ध्यान रखेंगे, इंडियाज एक्सक्लूसिव एजुकेशनल टेलीविजन चैनल। तो एक तरह का ये आपका भारत का शिक्षा का चैनल है। ठीक है, और बेसिकली दोस्तों ये 24 घंटे दोस्तों प्रसारण करता है, जिस विभिन्न प्रकार के विषयों और खान पानों को दर्शकों के सामने विस्तृत श्रृंखला के रूप में दोस्तों शामिल करता है। ठीक है, 24 घंटे दोस्तों प्रसारण इसमें होता रहता है। इसके अलावा कार्यक्रम में जो 23 घंटे हैं वो स्वदेशी कार्यक्रमों का हिस्सा है, यानी कि 23 घंटे इसमें स्वदेशी कार्यक्रम आते हैं। ठीक है, और 1 घंटे दोस्तों इसमें क्या आता है? विदेशी कार्यक्रम आते हैं। ठीक है, तो 23 घंटे इसमें स्वदेशी कार्यक्रम आते हैं, 1 घंटे इसमें विदेशी कार्यक्रम चलते हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम आधारित और संवर्धन कार्यक्रमों के लिए 12 घंटे का प्रसारण दोस्तों इसमें किया जा रहा है, यानी कि करिकुलम बेस और एनरिचमेंट जो प्रोग्राम होते हैं वो टेलीकास्ट होते हैं इसमें 12 घंटे तक। ठीक है, इसके अलावा इग्नू, CIET, NCERT प्रोग्राम, ठीक है, इनमें 4 घंटे प्रत्येक के लिए टेलीकास्ट होते हैं। 3 घंटे के लिए IIT कार्यक्रम का प्रसारण होता है, 2.5 घंटे के लिए UGC के कार्यक्रम आते हैं, और TTI और वयस्क शिक्षा के लिए, ठीक है, इसमें 1-1 घंटे का कार्यक्रम दोस्तों इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका कितना जो ब्रॉड एक तरह का शैक्षिक चैनल है, इसका पूरा जो प्लानिंग है कि ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि टाइम टेबल दोस्तों पूरी तरह से निर्धारित है कि इग्नू, CIET, NCERT प्रोग्राम इसमें बेसिकली 4 घंटे प्रत्येक के लिए दोस्तों यहाँ पर टेलीकास्ट होती है। इसके अलावा 3 घंटे के लिए दोस्तों आपके IIT के कार्यक्रम बनते हैं, 2.5 घंटे के लिए UGC के कार्यक्रम आते हैं, फिर इसके अलावा TTI और वयस्क शिक्षा के लिए 1-1 घंटे के कार्यक्रम दोस्तों इसमें सम्मिलित हैं। अब दोस्तों बात करेंगे प्रज्ञाता की। प्रज्ञाता दोस्तों क्या है? प्रज्ञाता दोस्तों क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा दोस्तों डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश दोस्तों जारी किए गए हैं। प्रज्ञाता दोस्तों आपकी क्या है? एक तरह के दिशा निर्देश हैं दोस्तों, ये आपकी गाइडलाइंस हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों आपके 8 स्टेप हैं। P से होता है दोस्तों आपका प्लानिंग। जब आपकी फुल फॉर्म देखेंगे तो PRAGYATA। P होता है दोस्तों प्लानिंग, R होता है रिव्यूइंग, A होता है अरेंजिंग, G होता है गाइडिंग, Y होता है याक या फिर टॉक, A होता है साइनिंग, T होता है ट्रैकिंग और A होता है एप्रिशिएटिंग, यानी कि योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, बातचीत। इसके अलावा
असाइन या निर्धारण, इसके अलावा ट्रैकिंग, और फिर इसके बाद ये आता है सराहना। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके 8 चरणों में दोस्तों गाइडलाइन दी गई है। ये किस लिए दोस्तों? ताकि आपकी जो डिजिटल शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। ठीक है, सो ये आपका प्रज्ञाता दोस्तों आपकी क्या है, एक तरह की गाइडलाइंस है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं, और इस पहल का दोस्तों उद्देश्य है ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और छात्रों के शैक्षणिक हितों और कल्याण की दोस्तों रक्षा करना है। थोड़ा सा इसके बारे में दोस्तों हिस्टोरिकल फैक्ट जान लेते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा 14 जुलाई 2020 को जारी शिक्षा निर्देशों में ऑनलाइन शिक्षा के 8 चरण दोस्तों शामिल हैं। यह चरण है कि योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, बातचीत, हस्ताक्षर, टैग और प्रज्ञाता यानी कि सराहना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दोस्तों मैं कनेक्शन करना चाहूँगा। मैंने एक शिक्षा मंत्री बोल दिया गलती से। शिक्षा मंत्री तो दोस्तों आपके धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, शिक्षा मंत्री आपके कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। बाकी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री आपके रमेश पोखरियाल निशंक है। मैं बोलना चाह रहा था कि दोस्तों जो केंद्रीय मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय है, बेसिकली वो शिक्षा मंत्रालय कहलाता है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, लेकिन जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे दीक्षा की। दीक्षा, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन। ये दोस्तों आपका क्या है, एक तरह का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एनसीईआरटी की एक दोस्तों ये पहल है। 5 सितंबर 2017 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दोस्तों इस दीक्षा ऐप की दोस्तों शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत के बाद से ही इसे 35 भारतीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के संग संग सीबीएसई, एनसीईआरटी और करोड़ों शिक्षार्थियों और शिक्षकों के द्वारा दोस्तों इसको अपनाया गया है। ठीक है, इसे मई 2017 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षक मंच के लिए भी दोस्तों विकसित किया गया था। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन दोस्तों एक आपका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी के एक पहल है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और 5 सितंबर 2017 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दोस्तों इसको लॉन्च किया, दीक्षा के इसका शुभारंभ किया, और इसकी शुरुआत के बाद से इसको दोस्तों ऑलमोस्ट सभी राज्यों ने, 35 राज्यों हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके अलावा दोस्तों जो सीबीएसई है, एनसीईआरटी है, और करोड़ों शिक्षकों और अभ्यर्थियों के द्वारा दोस्तों इसको अपनाया गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो मई 2017 में तत्कालीन हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षक मंच के लिए दोस्तों इसको विकसित किया गया था। तो ये है दीक्षा। अब बात करेंगे दोस्तों हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका दोस्तों औपचारिक उद्घाटन किया गया था 28 दिसंबर 1953 को। उस समय पर दोस्तों आपके तत्कालीन शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री थे स्वर्गीय श्री अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो यूजीसी इसका दोस्तों उद्घाटन किया गया था 28 दिसंबर 1953 को। तत्कालीन शिक्षा, हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, हालांकि जो विश्वविद्यालय अनुदान है, इसकी औपचारिक स्थापना दोस्तों कब मानी जाती है? नवंबर 1956 को। ठीक है, क्योंकि इसको संसद में एक अधिनियम के माध्यम से एक वैधानिक निकाय के रूप में दोस्तों इसको बनाया गया। ठीक है, तो ये विश्वविद्यालय की शिक्षा के मानकों को निर्धारित करता है, उनका समन्वय करता है, उनके रखरखाव करता है। तो इसके लिए दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा यूजीसी का जो कार्यालय है वो दिल्ली के 3 स्थानों पर अवस्थित है। नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग, इसके अलावा फिरोज शाह रोड, और दिल्ली विश्वविद्यालय का दक्षिणी परिसर। यहाँ पर दोस्तों यूजीसी का कार्यालय दिल्ली में अवस्थित है। अब दोस्तों हम बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई की। ज़्यादातर दोस्तों एनसीटी से प्रश्न भी आते हैं। सबसे पहले जानेंगे इसका गठन कब हुआ। तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसका गठन हुआ था 17 अगस्त 1995 को, और ये हुआ था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत में। ठीक है ना, 1993 की संख्या है 73। तो इनके अनुसरण में दोस्तों इसका एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसको स्थापित किया गया, एनसीटीई को। अब एनसीटीई किस लिए है दोस्तों? इसका संपूर्ण उद्देश्य क्या है कि पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली
के योजनागत और समन्वित विकास को प्राप्त करना, इससे संबंधित मामलों हेतु अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों और मापदंडों का रेगुलेशन करना और उसका उचित अनुरक्षण करना है। तो बेसिकली जो एनसीटीई है वो अध्यापक शिक्षा प्रणाली है, उसके मानक, उसके मापदंड हैं, उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उसके नॉर्म्स हैं, इनको दोस्तों ये रेगुलेट करता है, ठीक है, ये मेंटेन करता है इनको, ठीक है। सो बेसिकली जो एनसीटी है is to achieve planned and coordinates development of teacher education system through the country and for matters connected therewith and to regulate and properly maintain standard norms in the teacher education system। तो यानी कि शिक्षण अध्यापक या शिक्षक शिक्षा प्रणाली, अध्यापक शिक्षा प्रणाली के मानकों और मापदंडों को विनियमित करने से दोस्तों संबंधित है एनसीटीई। 17 अगस्त 1995 को दोस्तों इसका गठन किया गया था, एनसीटीई अधिनियम 1993 के क्रम में। अगला देखेंगे भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब भारतीय पुनर्वास परिषद को दोस्तों 1986 में एक सोसाइटी के रूप में दोस्तों पंजीकृत किया गया था। इसके बाद सितंबर 1992 को आरसीआई अधिनियम संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया। इसके बाद दोस्तों 22 जून 1993 को एक सांविधिक निकाय के रूप में दोस्तों इसको स्थापित किया गया और इसमें 2000 में संसद के द्वारा संशोधित भी इसको किया गया। तो जो आरसीआई है दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है। तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में भी दोस्तों आप अच्छे से जानेंगे। तो भारतीय पुनर्वास परिषद, इसको 1986 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। सितंबर 1992 में इसको संसद के द्वारा अधिनियम बनाया गया। इसके बाद 22 जून 1993 को दोस्तों इसको एक वैधानिक निकाय बनाया गया, सांविधिक निकाय बनाया गया और इसको 2000 में संसद के द्वारा संशोधित भी किया गया। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण फैक्ट जिसका नाम है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE। अब जैसे नाम से पता लग रहा है दोस्तों एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बोर्ड फॉर एजुकेशन, तो बेसिकली क्या है दोस्तों आपके शिक्षा सलाहकार, यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों को दोस्तों ये शिक्षा के क्षेत्र में सलाह देने के लिए एक निकाय है और एक तरह से सर्वोच्च सलाहकार निकाय है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड भारत में शिक्षा में भारत सरकार का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार निकाय है। पहली बार दोस्तों इसको 1920 में स्थापित किया गया था, फिर 1923 में अर्थव्यवस्था के उपाय के रूप में दोस्तों इसको भंग किया गया था, लेकिन 1935 में दोस्तों इसको पुनः जीवित किया गया और तब से दोस्तों ये अब तक अस्तित्व में है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड या CBSE शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्यों को सलाह देने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। तो बेसिकली जैसे इसका नाम ही पता लग रहा है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तो CAB एक तरह से दोस्तों ये हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, सो इट वाज फर्स्ट सिचुएटेड एस्टैब्लिश इन 1920। उसके बाद इसको दोबारा से दोस्तों रीएस्टैब्लिश किया गया था 1935 में। अगला देखेंगे NCERT। भारतीय शिक्षा मंत्रालय ने 27 जुलाई 1961 को NCERT की दोस्तों गठन की थी और इसकी स्थापना की और परिषद ने 1 सितंबर 1961 को इसका औपचारिक संचालन दोस्तों स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले बात करेंगे भारतीय शिक्षा मंत्रालय ने 27 जुलाई 1961 को दोस्तों इसका NCERT की दोस्तों स्थापना की गई। और जब दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि इसने अपना काम दोस्तों कब से स्टार्ट किया, तो 1 सितंबर 1961 से इसके द्वारा दोस्तों अपना कार्य करना शुरू किया गया, ठीक है। ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और श्री अरविंदो मार्ग पर दोस्तों अवस्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी 2022 से दोस्तों NCERT के निर्देशक हैं। तो भारतीय शिक्षा मंत्रालय ने सबसे पहले 27 जुलाई 1961 को NCERT की स्थापना करी और परिषद ने 1 सितंबर 1961 से अपना औपचारिक दोस्तों संचालन स्टार्ट किया था, ठीक है। इसको अपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें किन किन का विलय हुआ था। इसका गठन दोस्तों 7 सरकारी संगठनों के विलय से हुआ था। इसमें 7 जो सरकारी संगठन है इनको जब विलय किया गया तो फिर जाके दोस्तों आपका नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग दोस्तों बना NCERT, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आए देखिए, केंद्रीय शिक्षा संस्थान,
केंद्रीय पाठ्य पुस्तक अनुसंधान ब्यूरो, इसके अलावा केंद्रीय शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो, माध्यमिक शिक्षा के लिए विस्तार कार्यक्रम निदेशालय, राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा केंद्र और राष्ट्रीय दृश्य श्रव्य शिक्षा संस्थान। तो ये आपके दोस्तों 7 सरकारी संगठन हैं। इनको दोस्तों जब कंबाइन किया गया तो फिर जाके दोस्तों एनसीईआरटी बना था। तो 1961 में इसको दोस्तों एस्टेब्लिश किया गया था। 1 सितंबर 1961 से इसने अपना औपचारिक संचालन शुरू कर दिया था। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से दोस्तों ध्यान रखेंगे। हालांकि इस पर दोस्तों हमने डिटेल वीडियोस भी बनाई हैं, आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज हम केवल फैक्ट्स बताएंगे, ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत लंबी वो वीडियो हो जाएगी। और भी दोस्तों आपको कई सारे फैक्ट्स दोस्तों बताने हैं। देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन का दोस्तों गठन कब हुआ? तो केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो गठन है दोस्तों वो हुआ था 15 दिसंबर 1963 को। इसका मेनली उद्देश्य क्या था? जो केंद्र सरकार में दोस्तों जो कर्मचारी हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, इनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी है। इसके उद्देश्य दोस्तों जो केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, इसका गठन हुआ था 15 दिसंबर 1963 को। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, इनको दोस्तों इनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दोस्तों इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा फैक्ट्स याद रखेंगे बस, क्योंकि वरना डिटेल क्लास अगर हम देनी होगी तो फिर इसके अलग से कोई क्लास देंगे जिसमें हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। इसके बाद देखेंगे नवोदय विद्यालय संगठन का गठन कब हुआ, एनवीएस का फॉर्म हुआ। तो देखिए, नवोदय विद्यालय संगठन ये 1986 में दोस्तों इसका गठन हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों की जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्र हैं, इनको उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना, इनको क्वालिटी एजुकेशन देनी है, हाई क्वालिटी एजुकेशन। तो बेसिकली इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्र, मेधावी छात्र हैं, इनको हाई क्वालिटी की एजुकेशन देनी है। उस समय पर 1986 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इन्होंने पूरे भारत में उच्च कार्यक्रमों को अधिक बनाने और विस्तारित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दोस्तों घोषणा की थी। तो आप जानते हैं दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, और देन उसी के क्रम में दोस्तों फिर आपके नवोदय विद्यालय संगठन को फॉर्म किया गया था, एनवीएस। ठीक है, तो एनवीएस जिसको कि शुरुआत में जवाहर नवोदय विद्यालय संगठन के नाम से भी जाना जाता था। तो नवोदय विद्यालय संगठन 1986 में इसका दोस्तों गठन हुआ था। अगला देखेंगे तो 1986 में उन्होंने दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय प्रणाली की स्थापना की थी, जो कि एक केंद्र सरकार आधारित शिक्षा संस्थान है, जो कि ग्रामीण आबादी को 6वीं से लेकर 12वीं आबादी तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करता है। तो जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि 1986 में इसको जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से दोस्तों जाना जाता था, जो एक केंद्र सरकार आधारित शिक्षा संस्थान है। तो केंद्र सरकार के आधार पर दोस्तों शिक्षा संस्थान है, जो कि ग्रामीण आबादी को बेसिकली 6वीं से 12वीं कक्षा तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की, KGVB की। ठीक है ना, ये दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक दोस्तों आपकी केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि दोस्तों ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, जिसको कि दोस्तों 2004 में दोस्तों स्टार्ट किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? समाज के दोस्तों जो वंचित और पिछड़े वर्गों की बालिकाओं को आवासीय शिक्षा प्रदान करना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर बालिकाओं की साक्षरता दर काफी कम है। और इस योजना के तहत दोस्तों जो 6 से लेकर 12 तक की बालिकाओं को आवासीय विद्यालयों में दोस्तों शिक्षा दी जाती है। तो दोस्तों ये आपकी एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको कि 2004 में दोस्तों स्टार्ट किया गया था। और इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? समाज के दोस्तों जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, इसके अलावा गरीबी की रेखा से जो नीचे के घराने होते हैं, उनकी बालिकाओं को दोस्तों यहाँ पर आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती है, खासकर जहाँ पर साक्षरता दर काफ़ी कम है। 6 से 12 तक की बालिकाओं को आवासीय विद्यालयों में शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा देख लेंगे कुछ और फैक्ट। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सार्थक बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अब 12वीं तक की पढ़ाई होती है। ठीक है, पहले दोस्तों इसमें उच्च प्राथमिक तक की ही शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब इसमें क्या होती है? 12वीं तक की पढ़ाई दोस्तों इसमें होती है। ठीक है, इसको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अगस्त 2004 में भारत सरकार के द्वारा दोस्तों इसको शुरू किया गया था। ओके, और जितने भी पिछड़े लोग हैं, पिछड़े ब्लॉकों में जैसे कि SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक आते हैं, ठीक है,
या फिर गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की लड़कियों के लिए उनको शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से इसको दोस्तों स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब दोस्तों देखा जाए तो इसको सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में एकीकृत भी कर दिया गया है। अब बात करेंगे दोस्तों जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। तो देखिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना 1988 में की गई थी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत दोस्तों इसको किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण करना, उनका अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित दोस्तों करना है। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग डाइट, इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? 1988 में अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत दोस्तों इसको स्टैब्लिश किया गया। एंड इसका जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था? एनकरेज ट्रेनिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन ऑफ टीचर एट प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल। तो इस पे दोस्तों इसको जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान को स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, इसके अलावा जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों के प्रशिक्षण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ा देने के लिए स्थापित संस्थान है, जैसे कि हमने पढ़ा। इसके अलावा डाइट का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण भी प्रदान करना है, उनकी शिक्षण विधियां हैं उनमें सुधार करना है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में नए शोध और नवाचार को भी प्रोत्साहित करना है। ये संस्थान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। ठीक हो गया। तो डाइट के बारे में दोस्तों आप बहुत आसानी से जान गए हैं कि बेसिकली इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो प्राइमरी और बेसिकली जो आपके उच्च प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, इनके शिक्षकों को ट्रेनिंग देनी है, उनको रिसर्च और इनोवेशन के लिए बढ़ावा देना है, उनके लिए स्थापित किया गया है। मेन इनका उद्देश्य है कि टीचर्स को आप बेहतर प्रशिक्षण दें, उनकी जो शिक्षण विधियां हैं उसमें सुधार करें, इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में नए शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करें, और ये बेसिकली शिक्षा की क्वालिटी को सुधार के लिए ये शैक्षिक कार्यक्रम भी चलाते हैं और विभिन्न प्रकार की वर्कशॉप भी करवाते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम और वर्कशॉप करवाते हैं ताकि इम्प्रूव कर सकें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। अब बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 भारत की दोस्तों पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में दोस्तों लागू किया गया था। देखिए दोस्तों जब कोठारी आयोग गठित हुआ था 1966 में, 1966 में दोस्तों इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, और कोठारी आयोग का दोस्तों गठन इसीलिए किया गया था ताकि एक भारत क्या करना चाह रहा था, एक पूरे देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना चाह रहा था, पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना चाह रहा था। तो उसको गठित करने के उद्देश्य से भी दोस्तों ये जो कोठारी आयोग है दोस्तों उसको गठित किया गया था, और उनके द्वारा एक पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की अनुशंसा की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि कोठारी आयोग के क्रम में ही दोस्तों फिर ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1968 का दोस्तों गठन किया गया था। ये हमारे देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा दोस्तों नीति थी उस समय की। इस नीति का उद्देश्य दोस्तों जो हमारी शिक्षा प्रणाली है इसमें व्यापक दोस्तों सुधार लाना था और शिक्षा के स्तर को दोस्तों ऊंचा उठाना था। इसके अलावा सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, सभी बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का दोस्तों इन्होंने प्रावधान करना था, क्योंकि दोस्तों जो कोठारी आयोग है इसकी अनुशंसा में भी यही कहा गया था कि जो प्राइमरी जो शिक्षा है उसको यूनिवर्सल बनाना है, सभी बच्चों के लिए अनिवार्य बनाना है और निःशुल्क बनाना है। अब देखिए जो ये भाषा नीति है इसने त्रिभाषा सूत्र को दोस्तों अपनाया, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्र भाषा दोस्तों शामिल थी। तो देखिए इसकी भाषा नीति, अब ये जो त्रिभाषा सूत्र है इसका दोस्तों जो सूत्रपात है वो बेसिकली कोठारी आयोग के द्वारा दोस्तों किया गया था, इसकी अनुशंसा दी गई थी, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा का दोस्तों मानकीकरण किया गया, स्टैंडर्डाइज ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के मानकों में समानता लाने का दोस्तों यहाँ पर प्रयास किया गया, क्योंकि पूरे देश में उस समय पर जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड थे वो अलग अलग थे। ठीक है, इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को भी दोस्तों इसमें बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी दोस्तों यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की दोस्तों यहाँ पर बात की गई। तो इसके मुख्य बिंदु दोस्तों हम अभी डिस्कस करें। हालांकि 1968 की जो पॉलिसी है इसको
आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों महिलाओं की शिक्षा है, तो महिलाओं की शिक्षा को भी प्रोत्साहित करना था, उन्हें सम्मान के अवसर प्रदान करने थे, ठीक है, उनको मतलब समान अवसर प्रदान यहाँ पर करने थे, ठीक है। इसके अलावा सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा के बाद में छात्रों में सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का विकास। तो आप इसको सिंपली मान सकते हैं कि जो अनुशंसाएं कोठारी आयोग में दोस्तों की गई थी, बेसिकली वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आ रही थी, ठीक है। और इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को सुलभ, सस्ती और समान बनाना था, ताकि सभी वर्गों के लोग शिक्षा का लाभ उठा सकें। तो ये थी दोस्तों आपकी 1968 की पॉलिसी। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे 1986 की पॉलिसी। फिर दोस्तों ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी जो कि 1986 में आई। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में लागू किया गया था। अब इस नीति का भी उद्देश्य वही था कि जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, ठीक है। तो ये थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ओके, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित रूप था दोस्तों इसका। 1986 में दोस्तों संशोधन किया गया, तो फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 बनी, ठीक है। अब यह नीति 1986 की नीति के मूल ढांचे को बनाए हुए रखते हुए इसमें कुछ आवश्यक संशोधन किए गए और कुछ सुधार दोस्तों इसमें सम्मिलित किए गए, लेकिन जो मेन नीति थी वो 1986 थी। फिर उसमें थोड़ा सा सुधार किया गया, 1992 की नीति लागू की गई, ठीक है। यह नीति तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में दोस्तों लागू की गई थी, ठीक है। तो इसको आप दोस्तों थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स को याद रखेंगे। इसके अलावा 1992 की इस नीति में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार और नवीनीकरण किए गए। इसका उद्देश्य भी शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाना था, और यह नीति 1986 की नीति से काफ़ी रिफाइंड थी और थोड़ा सा एक्सपेंडेड वर्जन थी, जो बदलते समय और आवश्यकता के अनुसार अद्यतन में रखी गई थी, ठीक है। इसको आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भारत की शिक्षा में गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार करने के लिए एक प्रमुख दस्तावेज है। हमारे पूरे करिकुलम की जो रूपरेखा है उसको नेशनल करिकुलम रूपरेखा 2005 में दोस्तों विस्तार से दोस्तों बताया गया है। इसे एनसीईआरटी के द्वारा दोस्तों तैयार किया गया था। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका एनसीएफ है वो किसके द्वारा तैयार किया गया, तो एनसीईआरटी के द्वारा दोस्तों को तैयार किया गया था। तो बेसिकली एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या है कि शिक्षा को अधिक समावेशी, प्रासंगिक और समग्र बनाना था। एनसीएफ में दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, तो आपका जो भी करिकुलम है, यानी कि आपकी पाठ्यचर्या की कैसी रूपरेखा होनी चाहिए, किन शिक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, कौन सी बुक्स पढ़ाई जानी चाहिए, कैसे आपका पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेमवर्क दोस्तों बताता है, ठीक है। तो ये आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 काफ़ी महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के द्वारा दोस्तों इसको तैयार किया गया था। ओके, इसके अलावा अब बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023। अब राष्ट्रीय जो स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2023 29 जुलाई को शिक्षा मंत्री को सौंपे जाने के बाद ये दोस्तों 23 अगस्त 2023 को जारी की गई। तो ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वो 23 अगस्त 2023 को दोस्तों जारी की गई, और यह 3 से 8 वर्ष की आयु के लिए फाउंडेशनल स्टेज, 2022 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा को भी दोस्तों इसमें एकीकृत किया गया, ठीक है। तो 3 से 8 वर्ष की आयु के लिए जो फाउंडेशनल स्टेज है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि फाउंडेशन स्टेज है, ठीक है, इस स्टेज 2022 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा को दोस्तों इसमें एकीकृत किया गया। इस व्यापक ढांचे का उद्देश्य शिक्षा को पुनः से परिभाषित करना है, उसे अधिक समग्र बनाना है, उसको अधिक फ्लेक्सिबल बनाना है और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना है, ताकि वे 21वीं सदी के कौशल के अनुरूप बन सकें। तो दोस्तों मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। आज के लिए इतने फैक्ट्स काफ़ी रहेंगे दोस्तों। फिर इसकी जो नेक्स्ट क्लास होंगे फिर उसमें दोस्तों हम बाकी के फैक्ट्स लेकर आएंगे। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 ध्यान रखेंगे दोस्तों 23 अगस्त 2023 को दोस्तों जारी की गई, और इसमें अलावा दोस्तों इसमें जो 3 से लेकर 8 वर्ष तक की आयु के लिए दोस्तों जो फाउंडेशनल स्टेज 2022 है उसके लिए दोस्तों जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा है उसको भी दोस्तों एकीकृत करके दोस्तों उसको बनाया गया है। उसके लिए दोस्तों अलग से रूपरेखा थी 3 से 8 वर्ष तक की आयु के लिए फाउंडेशनल स्टेज 2022 की, जो कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा है, इसको दोस्तों इसको इंटीग्रेट करके बनाया गया है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है शिक्षा को पुनः परिभाषित करना, उसे अधिक समग्र, लचीला और विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुकूल दोस्तों बनाना है, ताकि वे 21वीं सदी के कौशल के अनुरूप बन सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे।
अब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों इसको हम कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।